बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद भापनी सर में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि सीबीएसई ने जो आपका टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका दिया हुआ है वो अपलोड हो चुका है और रिलीज हो चुका है। तो आज मैं आपका इसको पूरा आपको इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन किस तरह करने का जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं कि कैसे कैसे आपका इस बार क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो आपके पास 3 सेक्शन होंगे आपके पेपर में इस बार, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे जहां से आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड सेक्शन बी में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका, आपको यहाँ भी 16 अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन थर्ड होगा आपका सी वाला, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये आपका 40 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर हो जाएगा। तो आपका जो मॉडल पेपर है, जो सैंपल पेपर आपका रिलीज किया है सीबीएसई ने, आज हम इसका अपने वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हमने इसमें जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर लिया हुआ है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, और बेसिक वाला भी अगर आपके सॉल्यूशन उसका आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि रिवीजन भी आपका इन चैप्टर के थ्रू हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले दो चीजें यहाँ पर आ रही हैं, एक आ रहा है कंपोजिट नंबर और एक आ रहा है आपके पास प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स तो आपको पता है कि कैसे नंबर हैं, ऐसे नंबर जिनकी केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो हो जाएगा 2, 3, 5। जैसे ये आपके सामने मैं लिख दूं यहाँ पर प्राइम नंबर, प्राइम, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपके पास होते हैं 2 एंड 3, 5 इस तरीके से। एंड हमारे पास जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर हमारे पास नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनको प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। बट एक इसमें एक 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इट मीन सबसे पहला हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद 6 एंड 8 इस तरीके से कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको पता होगी सभी लोगों को कि ऐसा नंबर जिसके हमारे पास क्या होता है 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ऐसा कंपोजिट नंबर हमारे पास बन जाता है। तो अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का आपके पास लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे पहले आप निकालिए लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, है ना। और उसके बाद बोला लीस्ट प्राइम नंबर। अगर हम बोले लीस्ट प्राइम नंबर, एलपी में शॉर्ट में से लिखता हूं, और लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास हो जाएगा 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इसे लिखते हैं 2 पावर 1। तो स्टूडेंट देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले एलसीएम, तो एलसीएम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपको पता है कि जो कॉमन फैक्टर हमारे पास होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो इन दोनों में यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर है 2 पावर 2 मींस 4। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो लीस्ट पावर होती है, लीस्ट पावर तो हो जाएगा 2 पावर 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। अब आपको रेशियो निकालना है, एलसीएम रेशियो एचसीएफ आपको निकालना है, एलसीएम रेशियो एचसीएफ। देखिए क्वेश्चन में अगर पहले एलसीएम दिया है बाद में एचसीएफ दिया है, मींस एलसीएम रेशियो एचसीएफ। आप एलसीएम को ऊपर लिखेंगे, एचसीएफ को नीचे लिखेंगे। एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 2/1, मींस इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया 2:1। 2:1 हमारा आंसर है और ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो आप देख लीजिएगा, और इसके जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमारी एक लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए और वहां से आपको इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है।
एंड द सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता था वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस, ये लाइंस एंड ये लाइंस, ठीक है, ये कोइंसाइड कर रही हैं। ये दो लाइंस आपको देखिए कोइंसाइड कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, आपका उस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। देखिए कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इस वाली इक्वेशन को यहां से कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। इस वाली इक्वेशन को यहां से कंपेयर करिए तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ b1 इक्वल टू आ जाएगा 7 एंड वैल्यू ऑफ c1 इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास -3। इसको इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, ठीक है। एंड a2 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से निकालें यहां से तो ये हो जाएगी 15 एंड द वैल्यू ऑफ b2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 21 एंड वैल्यू ऑफ c2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -k, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए कॉन्साइड करने दे रहा है, तो कॉन्साइड वाली कंडीशन आपको पता होगा कि हमारे पास जो लाइन की कॉन्साइड की फॉर्म होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये हमारे पास होती है कॉन्साइड की कंडीशन, ठीक है। तो कॉन्साइड की कंडीशन है तो वैल्यू यहां से रख लीजिए, तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/15 इक्वल टू b1/b2 7/21 एंड c3 -3/-k, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी आप किसी को भी यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए यहाँ से, तो ये आएगा 7/21 इक्वल टू 3/k, 7 1 जा 7 3 जा, एंड द वैल्यू ऑफ k आप देखेंगे k की वैल्यू 3 × 3 हो जाएगी 9, तो वैल्यू ऑफ k हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 9। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप देखते हैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे सामने क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि a girl walks 200 मीटर towards east and then 150 मीटर towards north, the distance of the girl from the starting point, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से इसका निकालेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए। तो डायरेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे बना लेते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये गर्ल्स यहाँ से ईस्ट तक ये इस पॉइंट पे सपोज यहाँ से चल के यहाँ पहुंची और यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, 200 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया ये वाला, ठीक है, ईस्ट पे। देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसके बाद यहाँ से इसने नॉर्थ को, यहाँ से इसका नॉर्थ की तरफ देखिए इधर को, यहाँ से इसने ये जो डिस्टेंस कवर करी है इस तरीके से ये करी 150 मीटर, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से इस गर्ल ने चलना शुरू किया था इस पॉइंट से, तो यहाँ से जब इसने चलना शुरू किया था और लास्ट में इसका पोजीशन कहाँ पे है, इस पॉइंट पे पोजीशन है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सपोज नाम इसका हम थोड़ा सा नॉमिनेशन कर लेते हैं ABC, है ना। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मेशन है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इजीली पाइथागोरस की थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस की थ्योरम हमारे पास क्या है, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। तो AC² हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है, AB² AB का स्क्वायर मींस 200 स्क्वायर ऑफ 200 प्लस BC² हमारे पास है 150 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा 62500 एंड AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर स्क्वायर हटाना है तो हमें क्या करना होगा, अंडर रूट लेना होगा बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जब अंडर रूट लिया जाएगा तो आ जाएगा AC और यहाँ पे रूट आ जाएगा 62500, इसका जो रूट होता है वो होता है 25, एक जीरो यहाँ से आप ले लीजिए। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है
250। सो आपके इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कितने इजी तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। आई होप आपको ये जरूर हेल्प करेंगे आपके टर्म वन के एग्जाम के लिए। तो अपने फ्रेंड्स तक भी आपने इस वीडियोस को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। अब चलते हैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। सबसे पहले रोम्बस के बारे में समझिए क्या है, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को आप याद रखिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, रोम्बस हमारे पास है, रोम्बस तो सभी को पता होगा, ऑल साइड्स क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके क्या होते हैं, ऑल साइड्स होते हैं इक्वल। ये हमने बनाया रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी, ये साइड ये साइड ये ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और ये इसके डायगोनल है, डायगोनल बना दीजिए, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास के डायगोनल दिए हुए हैं, ये है 24 सेंटीमीटर, तो एक डायगोनल को लिख लेते हैं किसी को भी 24 सेंटीमीटर, है ना। 24 सेंटीमीटर, सपोज ये AC हमारे पास, AC हमारे पास कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एंड BD हम ले लेते हैं हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है BD को, चलो अच्छा ये ज़्यादा दिया हुआ है तो हमारी लेंथ AC की ज़्यादा दिख रही है, तो इसी को लिख लेते हैं BD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू हम ले लेते हैं 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब आपसे पूछ रहा है कि द लेंथ, ठीक है, आपसे देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले एल्टीट्यूड को समझिए आप। एल्टीट्यूड मींस होता है कि इसके किसी भी साइड में आप परपेंडिकुलर बना दीजिए। ठीक है, किसी भी इसकी साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। सपोज यहाँ से अगर आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यही क्या हो जाएगी, इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। और इसको अदर जो वर्ड्स हैं हम उसको यूज करते हैं हाइट पे। ठीक है, इसकी अगर हम हाइट कैलकुलेट कर दें तो यही क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ फैक्ट याद होने चाहिए। इसके लिए फैक्ट ये है हमारे पास कि जो रोम्बस होता है, उस रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, इतनी बात आपको याद रखनी है। और सेकंड आपको इसके लिए क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो ये बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए लॉजिक, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो याद रहेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में अगर आ जाता है, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कॉन्सेप्ट है। आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ये हमने 32 ले लिया, इसको 32 ले लीजिए बड़ी वाली लेंथ को, और इसे ले लेते हैं हम 24। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बोलूं कि OA कितना है हमारे पास, OA की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 16। अभी हमने पढ़ा था कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और हमारे पास जो OB की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ OB की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, हमारे पास दो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के, तो ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस, एक हमारे पास ये होता है कि 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। ठीक है, मींस जो दोनों डायगोनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका हाफ कर दीजिए तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ जाता है। और दूसरा आपका एरिया ऑफ रोम्बस है हाइट इनटू बेस। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये भी आपको कॉन्सेप्ट आपके याद होने चाहिए। आप नोटबुक में इनको नोट करते रहिए, जो जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा मकसद केवल इस क्वेश्चन को करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि इस पर बेस्ड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको इजीली कर लो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है बट बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप समझिए। यहाँ पे दो तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एरिया, देखो ये भी एरिया ये भी एरिया है, अगर इस रोम्बस का एरिया निकाला जाएगा तो चाहे इससे निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, दोनों इक्वल आएंगे। बट ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखने पे हमें हेल्प करेगा हमारे आंसर को निकालने में। तो हमें हाइट निकालनी है तो ये हाइट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं।
तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ? अगर ये एरिया ऑफ रोम्बस है, ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है, तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ? इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हाइट। हाइट को सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, h से डिनोट कर देता हूँ हाइट, और यहाँ पे लिख देता हूँ बेस इक्वल टू 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका अभी यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है। देखो डायगोनल तो मेरे पास है, मेरे पास d1 की लेंथ भी है, d2 की लेंथ भी है, बस मुझे बेस पता नहीं है, तो मैं इसका बेस निकालूंगा। बेस मीन्स हमारा ए भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब मुझे ये पता है, मुझे ये साइड पता चल गई है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास क्या है? राइट एंगल है। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे मैं पाइथागोरस की थ्योरम यूज कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस की थ्योरम अगर मैं यूज करूँ तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 16। ठीक है, ये आ जाएगा 144 प्लस 256, और इसको अगर ऐड करेंगे तो 10 एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू आ जाएगा 20। देखो एक माइनस की वैल्यू भी इसमें आएगी, बट लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो हम थोड़ा सा उसे इग्नोर करते हुए आगे चलेंगे। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा, इतनी प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो ए बी जो हम बेस की बात कर रहे थे, ये बेस भी हमारे पास कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो हाइट, अब मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? इस बेस को क्या करूंगा? इधर ले जाऊंगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन हो जाएगा बेस। अब आप इसकी वैल्यू रखिए 1/2। फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू हमारे पास है 32, सेकेंड की वैल्यू हमारे पास है 24, अपॉन बेस हमने कैलकुलेट कर दिया है 20। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 एंड 5 को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा आपके पास 12, 96 अपॉन 5, ये देखिए ये आ गया आपका हाइट, ये आ गया 92.7 जो है आपका हाइट कैलकुलेट हो चुका है। और बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। देखिए दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कभी भी एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गया है ऑप्शन डी। ठीक है, और इस पेपर का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बार बार कह रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस लिंक पे जाइए और वहां पे उसे ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पे ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पेपर का। तो चलते हैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 फेयर कॉइंस आर टॉस्ड। देखिए दो कॉइन क्या कर रहे हैं? टॉस किए जा रहे हैं। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड। इस चीज का आपको ध्यान रखना। देखिए ऐसे वर्ड यूज करके ही आपको पेपर में जो थोड़ा एग्जाम में है घुमाया जाता है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आपको समझना है कि इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं इसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि अगर दो फेयर कॉइन है उनको अगर टॉस किया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इनका हेड वाले का कंडीशन क्या है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, और प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि टोटल आउटकम्स क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये चीजें आ सकती है। तो आप देखिए टू, अगर मैंने कॉइन को अगर टॉस किया तो मेरे पास या तो दोनों में हेड आ जाएगा, ठीक है, या हेड पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या एक में टेल आ जाए एक में हेड आ जाए, या दोनों में क्या आ जाए? टेल आ जाए। यही प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 4। टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएंगी? 4। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो उसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो हो जाएगा 4। आपसे ये बोलता है कि मोस्ट वन हेड। देखिए मोस्ट वन हेड का मीनिंग क्या है? जैसे आपने ये सुना होगा कि कम से कम, लीस्ट 5, एटलीस्ट 5 आपने सुना होगा। एटलीस्ट 5 का मतलब ये होता है कि कम से कम 5 होने चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी हो जाए। ठीक है, कम से कम 5, उससे ज्यादा जो होंगे वो भी उसमें चलेंगे। बट एट मोस्ट वन का मतलब क्या होता है? मोस्ट वन हेड,
मोस्ट वन का मतलब ये होता है कि अधिकतम एक, मैक्सिमम वन होना चाहिए, ठीक है, और उससे आगे का नहीं चलेगा, उससे पीछे की वैल्यू चलेंगी। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे कहीं टूर पे घूमने जाना है और एटलीस्ट मुझे 5 स्टूडेंट चाहिए, तो एटलीस्ट 5 नहीं, कम से कम जब होंगे 5 तभी हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। और एट मोस्ट 5 का मतलब ये है कि हमारे पास मैक्सिमम 5 होने चाहिए, 5 से ज़्यादा बच्चे हम लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब कि या तो उसकी वैल्यू ये अब ये कह रहा है कि मोस्ट वन है, मतलब एक आपका मैक्सिमम जो हेड की संख्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और नहीं होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो चलेगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर देखिए मोस्ट वन हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये मोस्ट वन हेड क्या है, वन हेड यहाँ पर आ सकता है एच टी, टी एच पा सकता है और टी टी पा सकता है, ठीक है। इन दो तरीके से मींस आपके पास जो फेवरेबल आपके पास आउटकम्स है वो 3 है, तो आप इसका आप इजीली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए पी आप यूज करेंगे, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स 3 अपॉन जो टोटल आउटकम्स आपके पास है 4, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंड आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे एटलीस्ट आ जाएगा तो आप उसको एटलीस्ट के हिसाब से फिर सॉल्यूशन उसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और समझते हैं बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने दो ट्रायंगल दिए हुए हैं एबीसी एंड पीक्यूआर जो सिमिलर है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल हमारे पास हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको दिया हुआ है कि ये क्या है हमारे पास, ये है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इफ एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड, देखिए एम इसका एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ से इस लाइन से सीधा परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये इस तरीके से आपका एम बन जाएगा, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये हो जाएगा पी एन, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। एंड ए बी स्क्वायर आपको गिवन है कि आपके सामने ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर आपको दिया हुआ है 4:9 है। तो आपसे पूछ रहा है कि देन आपको कैलकुलेट करना है कि ए एम रेशियो पी एन कितना होगा, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और इजीली आप क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक चीज होता है कि जो साइड्स का रेशियो होता है वो एल्टीट्यूड के साइड के, जो अगर हमारे पास कोई सिमिलर अगर ट्राइंगल है तो इनके साइड्स का जो रेशियो होता है इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड। हम लिखेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो इसका है ये है रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपके सामने साइड्स का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर है 4/9। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इसे थोड़ा सा हम चेंज करके लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये 4/9 हो जाएगा, ठीक है। और रूट अगर दोनों का रूट स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये साइड्स का रेशियो आ चुका है, तो साइड्स का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी मीन्स यहाँ पे हो जाएगा साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू रेशियो एल्टीट्यूड मीन्स ए एम अपॉन पी एन। तो ये हो जाएगा 2/3, अभी हमने कैलकुलेट किया है, और ये है ए एम अपॉन पी एन मीन्स आपका एल्टीट्यूड का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2/3। मीन्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 मीन्स डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही तरीके से कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या चीजें इक्वल होती हैं, इसके जो साइड्स होते हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनमें साइड्स का रेशियो इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं, बट आपकी इस क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है वो इस पर बेस्ड है, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है।
इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 देन बीटा इज, तो आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे इजी ट्रिक बताऊंगा। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियो, सारी एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है। आपको लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि आपकी बेहतर तरीके से टर्म 1 एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखो एक चीज याद रखना है कि कभी भी आपको अगर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखे हैं, जो रेशियो दे रखे हैं, इनमें से इनको क्या करना होगा, सेम रेशियो में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो आप क्या करेंगे, इसे या तो साइन को कॉस के टर्म में ले आइए या फिर कॉस को साइन के टर्म में ले आइए। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो हमारा फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करना चाहूंगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, एंड 3 से 3 कैंसिल आउट, एंड साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ये आ गया साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, देखिए साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप इसको एंगल की फॉर्म में लिख देंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर इसको साइन की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाल देते तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा इक्वल टू 1। देखिए -1 भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर जब भी यहाँ पर आप यहाँ पर जब भी स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू को केवल लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर हो जाएगा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी, कंपेयर कर लीजिए 90 डिग्री आ जाएगी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। इट मींस इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा है तो आप जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी इनको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट टाइम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर। कोई एक रेशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर। आपको बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर जो है हमारे पास एक्सपेंशन आएगा वो किस तरीके का आएगा, डिनोमिनेटर में किस तरीके का इसका फैक्टर आएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बिना देखे इसको बिना थोड़ा बहुत मेहनत किए आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने एक थ्योरम जरूर पढ़ी होगी जो मैंने भी आपको अपनी वीडियोज में पढ़ाई हुई है कि अगर कोई ऐसा इस तरीके का रेशनल नंबर का कोई एक्सपेंशन आता है तो उसके अंदर ये वाला आंसर होता है कि 2 पावर m और m की पावर 5 की पावर n के फॉर्म में उसका हमेशा प्राइम फैक्टर आता है। ठीक है, बट हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा इसको प्रूव करके इसकी कोशिश करते हैं कि 44.123 हमारे पास है। तो ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक तो ये टर्मिनेटिंग है और तो ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास। इसको कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में। अगर मैं इसको चाहूँ कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखूँ तो लिखूंगा 44.123 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये इसके आप डेसिमल अगर हटाते हैं इसके पीछे आप क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे 1 के पीछे। ठीक है, अब इस 1000 है, ये डिनोमिनेटर है, आपसे डिनोमिनेटर के बारे में ये पूछ रहा है, तो ये ऊपर की वैल्यू तो हमारे पास सेम हो जाएगी। तो इसको आप देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या ये है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब है और 10 का क्यूब है, तो इसे हम देखिए 10 के क्यूब को आप क्या इसका एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं, 10 के क्यूब का एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं, 10 को 2 × 5 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, इसका क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो किस फॉर्म में आ रहा है, देखिए 2 पावर n, m की पावर में ही हमेशा वैल्यू आती है। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर था, और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो ऑप्शन सी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और साथ साथ में हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन कोई आपके एग्जाम में आएगा, मे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एक्सपेंशन आपके सामने आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से करना है।
द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b आर। आपको बताना है कि दो लाइंस, यहाँ से एक लाइन बनेगी और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। आपको बताना है कि दोनों लाइन का नेचर कैसा है, क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या ये पैरेलल होंगी, क्या ये ओवरलैपिंग होंगी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, इसे सीधा से हम क्या करते हैं, ग्राफ पे बना कर देखते हैं, ग्राफ पे बना के चेक कर लेंगे इसे। ठीक है, अब एक बात बताइए, x इक्वल टू a चल रहा है, मींस x इक्वल टू a, मींस x में कुछ भी डिस्टेंस आप लिख लीजिए, एक वेरिएबल है तो 1 2 3 4 5, कहीं पर भी आप इसकी वैल्यू कुछ रख लीजिए। देखिए सपोज ये एक डिस्टेंस चला है कितना, इसमें x x में चल रहा है। ठीक है, तो x x में देखो, अगर ये x x पे अगर a हमारे पास डिस्टेंस चला है तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप इसमें जो ये हमेशा क्या करेगा, y x में इक्वल डिस्टेंस लेगा। ठीक है, यहाँ से मींस इसकी जो डिस्टेंस होगी हर जगह पे a होगी, है ना। मींस इसमें जो लाइन आती है x इक्वल टू a पे, वो y x के क्या आती है, पैरेलल आती है ना। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ पर लाइन आएगी, जो x x पे पॉइंट होते हैं वो y x के होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ चल रहे हैं y इक्वल टू b। अब y इक्वल टू b चल के गए, y पे b चले, इधर चलेगी, सपोज ये हमारे पास b है, b पॉइंट है। अब ये b पॉइंट पर जब जाएंगे तो ये क्या होगा, ये x x के पैरेलल होती है। y x पे चलेगी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक्स एक्स के पैरेलल होती है। जब इन लाइंस को हमने आगे थोड़ा सा एक्सीड किया, बढ़ाया थोड़ा सा, तो हमने देखा कि एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आप देख रहे होंगे कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे a, b। ठीक है, इट मींस क्या है, ये दोनों लाइंस हमारी क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरीके से आपने क्वेश्चन में करना है। देखिए आपका ये डिस्टेंस है, ये आपका जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, इस ए पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन आपको कैलकुलेट करना है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। आपको जो पॉइंट दिया हुआ है ये है आपके सामने, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ टू पॉइंट्स। तो ये d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 इज माइनस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड ये हो जाएगा 36 एंड दिस इक्वल टू रूट 61 एंड ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने थे और दूसरा पॉइंट भी आपको दिया हुआ था, आपने दोनों के क्या कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए आपके सामने ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 23/25 देन ए इज। आपको बताना है कि ए कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा। सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25, हमें ए बताना है तो ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 25, ये रूट 23 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 5। एक बात बताइए, अंडर रूट 23 है, ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल। 5 हमारे पास कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर सोचिए कि इरेशनल नंबर को, ये प्रॉपर्टी आपको मैंने जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, वहाँ पर आपको बताया हुआ है जब किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा हमारे पास जो नंबर आता है कैसा आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास जो ए है वो कैसा नंबर है, इरेशनल है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 11 तक अपनी वीडियो में कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 का। ये क्वेश्चन नंबर 13 में 12 में आपको क्या दिया हुआ है,
ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो नंबर्स का एलसीएम आपको दिया हुआ है एंड टू नंबर्स का एचसीएफ भी आपको दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करनी है कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। मींस दो नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला अगर याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो हमने ये आपके सामने बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब नंबर ये है हमारे पास, सेकंड नंबर हमारे पास ये है, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन, ठीक है। तो एलसीएम की वैल्यू हमें दी हुई है 36 और एचसीएफ की वैल्यू हमें दी है 2 दी हुई है, और ये हो जाएगा हमारे पास इसका 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 टू जा एंड 2 टू जा 4। सो आंसर नंबर 4, आंसर बी ऑप्शन इज राइट, सॉरी सी ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। 4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिग्नोमेट्री से आपका फेवरेट क्वेश्चन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पर विशेष ध्यान दीजिए। उससे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो भी हम अपनी वीडियो में अपलोड करेंगे, उनको भी आप देखते रहिए, तो आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए 13 क्वेश्चन, 13 में क्या है कि एबीसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो आपने ये चेक करके सबसे पहले एक फॉर्मूला बना देना है, डायग्राम, ठीक है। बी पे ये है, बोल रहे हैं आपके पास क्या, राइट एंगल, और ये एंगल ए है आपका, और ये एंगल आपका सी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर टेन ए की वैल्यू आपके सामने दी है, देखिए टेन ए की वैल्यू दी है √3 अपॉन, इसको हम 1 कर सकते हैं। इसका जो टेन ए की वैल्यू अगर आपको याद हो कि किस तरीके से हम डिवाइड करते थे, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका एंगल ए के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब ए सी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आपको ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि बहुत सारे अभी आपने कॉन्सेप्ट निकालने हैं। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1, और √3 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा कितना, रूट, इसको 1 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 + 3 = 4, एंड द वैल्यू ऑफ ए सी हमारे पास आ गई है 4। माइनस में भी आएगा, बट माइनस की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, 4 नहीं सॉरी 2, वैल्यू ऑफ ए सी = 2, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, ए सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब सारे से हमारे पास ये क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू 1/1 निकालते हैं और पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कॉस ए की वैल्यू निकालता हूँ मैं, यहीं पर निकाल देते हैं कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए। अब कॉस ए इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बेस, इसके लिए ए के लिए एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसके लिए बेस ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास का हाइपोटेन्यूज। निकालना है कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी, ये कॉस सी हमारे पास है, तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 2। ठीक है, सी के लिए ये सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। उसके बाद साइन की वैल्यू निकालनी है। अपनी प्लेलिस्ट की जो वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके जो बेसिक्स हैं वो बताए हुए हैं, आप चेक करिए, बहुत ईजी आपके सामने लगेंगे। साइन ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आपका होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 2, एंड साइन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन सी, इसके लिए परपेंडिकुलर 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू वहाँ रख लेते हैं, जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई, सॉरी कॉस ए 1/2 और √3/2 माइनस साइन ए हमारे पास है √3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब देख रहे हैं कि सेम वैल्यू हमारे पास है, तो इनका ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और जो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो देखिए हमने कितनी इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के आपके सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चेक करिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10, तो ये आपको बहुत अच्छे से हमें समझाया, तो आप इसको आराम से देख के अपने टर्म एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया हुआ है आपका, फिर ट्रिग्नोमेट्री से एक नया क्वेश्चन आ गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार आपसे कह रहा हूं, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन थोड़ा सा इसको प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन द रेशियो, एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, इसकी जो एंगल है वो रेशियो है 1 1 1 एंड 2 में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, ये आपके सामने दिया हुआ है। अब एक बात आप ध्यान रखिए, देखो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो वाली बात चल रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हमेशा हम किस पे अप्लाई करते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई करते हैं। मींस ये हम क्या बना सकते हैं, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, ये बना दिया। और एंगल सी, देखिए ये एंगल एक्यूट होता है, ये एक्यूट होता है, और ये एंगल हमारा सबसे बड़ा राइट एंगल होता है, तो यही सबसे बड़ा एंगल होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको ए लिख लीजिए, तो बी लिख लीजिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए इनका जो एंगल का रेशियो है, मींस ये एंगल, देखो ये x होगा, ये x होगा, और ये कितना होगा हमारे पास 2x होगा, ठीक है ना। अब देखिए x x एंड 2x, आप सीधा क्या करिए, जो रेशियो होता है उसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये भी x और 2x। अब मुझे बात बताइए, अगर मैं कैलकुलेट करूं x प्लस 2x इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये हमको पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 4x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, एंड जो एंगल c है हमारा वो कितना हो जाएगा, 2x है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीजें हमने पहले यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी है, ताकि हम वहाँ पे इजीली इसकी वैल्यू रख सकें। अब हमारे पास क्या था, देखिए अब ये है हमारे पास एंगल ए की बात कर रहा है, वहाँ पर वैल्यू रखिए, तो सेट ए कह रहा है, तो सेट ए, अब ए एंगल कितना है हमारा 45 अपॉन कॉसेक बी, कॉसेक बी, बी की वैल्यू भी कितनी है 45 है, माइनस टेन ए, टेन ए कितना है हमारे पास, टेन ए 45 एंड टेन बी, और टेन बी भी हमारे पास 45 वैल्यू रखते हैं। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो इजीली आप इसको कर सकते हैं सॉल्यूशन, अगर नहीं है तो इनको आप याद कर लीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प इनकी वजह से होने वाली है। तो सेक 45 की वैल्यू होती है √2, कॉसेक 45 भी √2, ये 1/1, तो ये आ जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0, एंड द राइट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सॉरी ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ व्हील, एक व्हील है, ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ, आपको क्या दिया है, रिवोल्यूशन दिया हुआ है, और उसका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस आपके सामने 0.7 मीटर, इज रोलिंग इन अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। ये हमारे पास एक रोलिंग है, इस तरीके से एक व्हील है, और इस व्हील ने क्या करना है स्टूडेंट्स, 176 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, और इसका रेडियस हमें गिवन है कि 0.7 मीटर है, ठीक है। तो एक सीधा सा फॉर्मूला इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर आपको निकालना है, अगर आपको कैलकुलेट करना है इसमें द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो आप क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। ये फॉर्मूला आपको निकालना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इजीली आप कैलकुलेट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। अब मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है, अभी हमें क्वेश्चन में दिया है 176 है, तो 176, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, देखिए ये क्या है, हमारे पास सर्कल है, और सर्कल हमेशा क्या करता है, एक डिस्टेंस कवर कितना करता है, जब एक राउंड चलता है तो एक राउंड चलने में कितना होता है, एक सर्कमफ्रेंस चलता है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, 2πr, ठीक है। तो ये निकाल देते हैं यहाँ पे, तो 176 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू होती है 22/7, और r की वैल्यू आपको क्या दी है 0.7, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल को हटाइए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा 5, और 5 से आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 176 अपॉन 4.4, ये और यहाँ एक डेसिमल हटाइए, इधर 0 लग जाएगा,
ये हो जाएगा 44 और 44 अगर यहाँ पर देखें तो 40 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 40 आंसर मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर आपको कभी निकालना है किसी व्हील का, ठीक है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस देख लेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। और डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन कैसे निकलता है, उसका सर्कमफ्रेंस निकाल दीजिए आप। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर से निकल जाएगा, उसका डिवाइड कर लीजिए टोटल डिस्टेंस में, तो आपके निकल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, मींस 40 रिवोल्यूशन अगर 40 राउंड अगर इसमें लगाएगा तो 176 मीटर की डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, देखो ट्राइंगल एबीसी इज सच दैट AB इक्वल टू 3। देखिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, और एक ट्राइंगल और आपको दिया हुआ है डी ई एफ, डी ई एफ। आपके यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू आपके सामने दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ई एफ की वैल्यू आपको दी है 4 सेंटीमीटर, ई एफ इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि देन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, तो आपको डी ई एफ का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा। तो डी ई एफ का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मींस होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आपको डी ई और ई एफ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये साइड्स का जो सम होगा वही क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। तो सबसे पहले हमें इनको कैलकुलेट करना होगा, हमें डी ई और डी एफ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपके सामने कंडीशन दी है कि इफ अगर ये हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो आप एक बात बताइए कि इसका ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, और ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। वैल्यू रख के देखिए, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 3, डी ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ए सी की वैल्यू है 2.5 एंड डी एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बी सी की वैल्यू है 2, ई एफ की वैल्यू है 4। ठीक है, तो आप इन दोनों को पहले कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को आर आपस में, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 3 अपॉन डी ई इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 4 एंड डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ई इक्वल टू हो जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा आपका 2, यह आएगा 6 सेंटीमीटर। डी ई की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से डी एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन डी एफ इक्वल टू 2 अपॉन 4, और ये 1 अपॉन 2 कर लीजिए, तो डी एफ इधर चला जाएगा, तो डी एफ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास डी ई एफ की 3 साइड्स कैलकुलेट हो चुकी हैं, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 5 + 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक का यूज करना है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझिए आराम से, और आराम से टर्म फर्स्ट एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। सबसे हमने आपके सामने दिया हुआ है कि डीई, ये डीई जो है ये पैरेलल है बीसी के। देखिए ये आपको कंडीशन दे दी है कि डीई बी के पैरेलल है। एडी की वैल्यू आपको दी है, बीडी की वैल्यू भी आपको दी है, बीसी की वैल्यू भी आपको दी है। आपको कैलकुलेट करना है कि डी ई की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये जो साइड दी है, अगर यहाँ भी साइड ये दी होती और ये कैलकुलेट करना होता, तो हमें, आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा स्टडी करके
कि यहाँ पे हम थेल्स के प्रमेय इजीली लगा सकते थे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे डी ई की डिस्टेंस पूछी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे भी करके इन दोनों ट्राइंगल्स को, एक ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, पहले सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। सिमिलर प्रूव करके हमारा कुछ ना कुछ इनके बीच में एक रेशियो आ जाएगा, जिससे हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिमिलर कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एंगल जो है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, क्योंकि हमारे पास कॉमन है ना, ओके। अच्छा ये बताइए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ऐसा क्यों होगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों हमारे पास। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ए वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया कि जो हमारे पास ट्राइंगल है ए डी बी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल, तो हमने प्रूव कर दिया। अब देखो किस तरीके से ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप देखना है कि हमने किस तरीके से जो रेशियो है साइड्स का लेना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस एंगल की बात करते हैं। तो छोटे वाले में अगर देखें ट्राइंगल में, तो इसके ठीक सामने कौन सी साइड है हमारे पास, डी ई, तो उसको डी ई को लिखिए आप। इस एंगल के आगे ए बी सी की कौन सी साइड है, वो है हमारे पास बी सी, और बी सी लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इस एंगल को आपने इक्वल किया है, तो इसके ठीक सामने कौन सी वाली साइड है हमारे पास, ये है ए। अगर बड़े वाले की बात करें तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ए सी, इक्वल टू, अब यहाँ से कौन सी हम साइड ले सकते हैं, यहाँ से अगर इस एंगल को आप देखें, इस एंगल को, इस एंगल को, तो इस एंगल के ठीक सामने कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी एडी, अपॉन इस एंगल के ठीक सामने हो जाएगी आपके पास ए बी। वैल्यू रख के देखिए डी कितनी हो जाएगी, डी हमको कैलकुलेट करना है, अपॉन बी सी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको वैल्यू रख के देखते हैं, ए डी की वैल्यू है 3, अपॉन ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 + 4 = 7, ठीक है। तो डी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, तो डी वैल्यू ऑफ डी यहाँ पे लिख देते हैं, डी ई इक्वल टू हो जाएगा 14 × 3/7 6। तो डी ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और ये है ऑप्शन बी, ठीक है। तो अगर ये आपके सामने, आपको याद रखना है, अगर साइड के बीच में रेशियो दिया होगा तब तो थेल्स की थ्योरम आप लगा देंगे। बट अगर इस तरीके से आपकी ये बीच में इन साइड्स के बारे में अगर देगा, तो आपको क्या करना होगा, इनको सिमिलर करना होगा। सिमिलर करने के बाद इनके रेशियो के बीच में एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को आप लगाइए, आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे इसे इजीली निकाल सकते हैं, इस एंगल के सामने ये वाली साइड, और इस एंगल के सामने बड़े वाले, जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी साइड ये, तो ये रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये एंगल और ये एंगल भी क्रॉसपोर्डिंग एंगल है, ठीक है। तो इसके सामने, इस छोटे वाले ट्रायंगल के सामने कौन सी साइड है, एडी, तो मैंने लिखा है एडी, अपॉन इस बड़े वाले ट्रायंगल के सामने कौन सा है, ये वाले के सामने, ये वाले एंगल के सामने ए बी है, तो इसको ए बी लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों साइड्स को और एंगल को कंपेयर करना है, इनका रेशियो निकालना है, और इजीली जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसको आप निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी आप करते रहिए। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज के ये जो आपका जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 4 tan बीटा इक्वल टू 3। देखिए फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, 4 tan बीटा इक्वल टू 3, देन आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक तो तरीका आपके पास यह है कि यहाँ से आप निकाल लीजिए tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। फिर आप ये क्या बनाइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, और वहां से सारे रेशियो को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए, तब आपके सामने ये आपका हो जाएगा। बट आपको थोड़ा सा समय भी आपको बचाना है, टाइम बचाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो ये आपके सामने दिया है, जो प्रूव करना है, इसको लेके आएगा। इसको लिखिए सबसे पहले, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये ऊपर में न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी आप cos बीटा से डिवाइड कर दीजिए। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 sin बीटा बटे cos बीटा माइनस 3 cos बीटा से cos बीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 4, अब मैं सीधा लिख लेता हूँ tan बीटा, देखो आपको अगर समझ में ना आए तो मैं लिख लेता हूँ, चलो sin बीटा अपॉन
cos बीटा प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा, ये हो जाएगा tan बीटा माइनस 3 अपॉन 4 tan बीटा प्लस 3। और tan बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 3/4, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो 4 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3/3 और ये भी कैंसिल हो जाएगा अपॉन 3 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ गई है 0, ठीक है। तो 0 आ गई है इसकी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बहुत जल्दी अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो आपका ये आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगा और आपका जो टाइम है वो टाइम भी आपका बचेगा, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर टर्म आपको समझना है कि वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। देखिए इस तरीके की जब इजी क्वेश्चन होते हैं आपको थोड़ा सा ये वर्ड यूज करता है टफ वाले, ठीक है। तो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि सेकंड इक्वेशन क्या होगी। इस इक्वेशन के साथ आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं कि जो डिपेंडेंट होती है। तो डिपेंडेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है जो हम पढ़ते हैं कोइंसिडेंट। जो कोइंसिडेंट हम लाइन पढ़ते थे उसी को हम डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, उसी को डिपेंडेंट भी बोला जाता है। तो डिपेंडेंट का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट। अब आप इजीली इसे कर सकते हैं कि एक्सरसाइज में भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं और मैंने आपको अपनी वीडियो में वो कराए भी हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप a1 की वैल्यू निकाल लीजिए -5, आप b1 की वैल्यू निकाल लीजिए 7 और c1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। उसको इधर ले आएंगे ट्रांसफर करके, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमें किस तरीके से, देखिए पॉसिबल वैल्यू क्या है कोइंसिडेंट के लिए, पॉसिबल वैल्यू क्या होती है आपको ये पता है कि a1 बटे a2 अपॉन b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। कौन सी कंडीशन में, जब हमारी टू लाइंस क्या होती है कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ सकती है a2 की, मे भी क्या आ सकती है, देखो इसका कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। देखो जब ये रेशियो हमारा हमेशा अगर सेम चाहिए तो इन नंबर्स का मल्टीपल आता है, या तो 2 से मल्टीप्लाई करके या 3 से मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से। और अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो लॉन्ग टर्म क्या करिए, यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू निकालिए, यहाँ से भी निकालिए, सबको चेक करते रहिए कि कहाँ पर रेशियो इक्वल आएगा। बट आपको अगर कोइंसिडेंट चेक करना है, डिपेंडेंट चेक करना है, तो आप सीधा चेक कर लीजिए कि इनका मल्टीपल कोई नंबर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनका मल्टीपल देखिए कि मीन्स हमारे पास क्या हो सकता है, a2 की वैल्यू हमारे पास -10 आ सकती है, b2 की वैल्यू हमारे पास 14 आ सकती है और c2 की वैल्यू -4 आ सकती है, ठीक है। इसी फॉर्म में सारे इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं। अब इसको अगर मैं लिखूँ इक्वेशन में तो हो जाएगा -10x + 14x एंड -4 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो -10x वाली एक कंडीशन ये दिख रही है बट इसे ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और -10x सी वाले को देखो -10x + 14y, सॉरी y यहाँ पर y आएगा -4, तो ये हमारा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या पता कुछ आंसर आ जाए। तो 10x - 14y + 4 = 0, या इसको हम लिख सकते हैं 10x - 14y = -4। ये हमारे पास आ जाएगी लास्ट आंसर। देखते हैं कौन सा आंसर हमारे पास सही है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसे इसने माइनस से मल्टीप्लाई करके भी आपको थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है, तो आप इजीली ऐसे करके क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि a letter of English alphabets, ठीक है, ये chosen as random, कोई इंग्लिश के अल्फाबेट से आपने नंबर को रैंडमली जो है सेलेक्ट करना है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपका आया हुआ है दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, कि यहाँ का वो मैथमेटिक्स से बनने वाला कोई वर्ड होगा जो आपने क्या किया रैंडमली छाटा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स अगर हम देखें कि टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है 26 है ना। टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है 26 है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं। तो ये तो हमारे सामने आ गया। अब देखिए इसमें से जो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबल हमारे पास वेरिएबल हमारे पास जो नंबर आ सकते हैं जो हमें हैं कि जो हमारे लिए इस प्रोबेबिलिटी को बनाएंगे। देखिए मैथमेटिक्स में हम देख लेते हैं कि कौन से अल्फाबेट हमने यूज किए हुए हैं। तो मैथमेटिक्स में एक बार एक तो लिख के देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हमने यूज किए हैं। MATHE
MAT। अब हमने इसमें से सेलेक्ट करना है, तो देखिए ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। देखो या इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं M, ठीक है। एंड A हमको चाहिए, A भी हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड T भी हमने सेलेक्ट कर लिया, H भी सेलेक्ट कर लिया, E भी सेलेक्ट कर लिया। M एक बार सेलेक्ट हो चुका है, दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे। A हमने सेलेक्ट कर लिया है, एंड T भी सेलेक्ट हो चुका है, I हमें चाहिए, ठीक है, C भी हमें चाहिए, S भी हमें चाहिए। तो कितने वर्ड ऐसे हैं जो हमें सेलेक्ट करने हैं? क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 हमारे पास क्या है, आउटकम्स आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? देखिए ये हमारे पास है आउटकम 8, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? 26। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो उसे डिवाइड कर लीजिए, तो 4/13, 4/13 रहेगा इसका आंसर। देखिए किस तरीके से आपको करना है कि जो टोटल आउटकम्स है उसको आप लिखिए, और फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कि कितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स बन सकते हैं। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं कि 8, ये 8 वर्ड्स को हम 26 में से हम हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि हमारे पास मिल जाए? तो 8/26, ठीक है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में हमने आपके सैंपल पेपर का सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कंप्लीट करवाना है तो आप इसी तरीके से वीडियो को आप देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखिए कि सेक्शन बी और सेक्शन सी भी आपको करवाना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड